हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। कल टेलीग्राम चैनल में इस प्रश्न को दिया गया था, कुछ लोगों ने आपने व्हाट्सएप पर इसका आंसर भी भेजा था, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस प्रश्न का मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर कुछ स्टूडेंट जो नए हैं इस चैनल पे, वे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वे उसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि मेंस आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स से संबंधित जो भी टेस्ट सीरीज होती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो आइए मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। मॉडल आंसर का प्रश्न जो आज का था वह प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति ने विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध किया है? यानी कि सबसे पहले प्रश्न दो आयाम में, दो सेक्शन में यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न का जो पहला सेक्शन है कि भारत में गठबंधन की राजनीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, यानी कि भारत में जो गठबंधन की राजनीति रही है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर आपको टिप्पणी करना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में, यानी कि प्रश्न का जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपको बताना है कि क्या भारत में जो गठबंधन की राजनीति रही है, यानी कि 1967 के बाद से जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों और केंद्र में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, उसने क्या वास्तव में भारत की विकास की प्रक्रिया का विरोध किया है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको दो सेक्शन में लिखना है। और अगर ऐसा दो सेक्शन में प्रश्न आते हैं तो दोनों सेक्शन का वेटेज इक्वल होता है। अगर 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपका पहला सेक्शन 19 मार्क्स का होगा और दूसरा सेक्शन 19 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको दोनों सेक्शन पर इक्वल आपको इंपॉर्टेंस देना होगा, इक्वल आपको वहां पर आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंस आपको देना होगा, लिखना होगा। तो आइए आंसर को, इसका मॉडल आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। यह प्रश्न है, प्रश्न का मॉडल आंसर। सबसे पहले इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता गठबंधन की राजनीति रही है। अब प्रश्न है कि आखिर गठबंधन की राजनीति क्या है, या फिर गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना होगा तो इंट्रोडक्शन स्पेशली हमने कई बार बताया है कि इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 से 4 लाइन में होनी चाहिए, 5 लाइन में होनी चाहिए, और वो भी इंट्रोडक्शन में प्रश्न से मिलता जुलता यहाँ पर आपको लिखना होगा, उसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी, वह उससे संबंधित कुछ करंट में चल रहा हो तो उसे लिखना होगा। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता गठबंधन की राजनीति रही है। और तुरंत हमने यहाँ डिफिनीशन दे दिया कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दलें मिलकर सरकार का गठन करती है, सरकार का निर्माण करती है, तो उस व्यवस्था को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। भारत में समय समय पर विभिन्न राज्यों तथा केंद्र में गठबंधन की राजनीति प्रभावी रही है। अब किस प्रकार से भारत में विभिन्न समयांतराल गठबंधन की राजनीति प्रभावी रही है उसे अगला पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न भारत में गठबंधन की राजनीति से संबंधित है। तो आपको भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर जो गठबंधन की राजनीति रही है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो हमने पैराग्राफ में लिखा है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक वर्तमान जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही है NDA 2 की, उस समय तक का इसमें हमने ब्यौरा दिया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर लगभग 2 दशक तक, यानी कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, और 2 दशक यानी कि 20 साल और लगभग 1966-67 तक बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक दल की प्रधानता विद्यमान थी। यानी कि 1947 से लेकर 1967 ईस्वी तक केंद्र में या फिर विभिन्न राज्यों में एक ही दल का सरकार था, एक ही दल सरकार का गठन करती थी। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा सरकार का गठन किया जाता था। इसीलिए रजनी कोठारी ने उस समय की जो हमारे देश की दलीय व्यवस्था थी, हमारे देश की जो राजनीतिक दल की व्यवस्था थी, दलीय सिस्टम थी, उसे इसने कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया, क्योंकि उस समय एक ही दल थी और वह कौन सी थी? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसीलिए इसने रजनी कोठारी ने हमारे देश की दलीय व्यवस्था को, पार्टी सिस्टम को, इसने कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया। लेकिन 1967 आते आते विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों में
राजनीतिक दलों ने सत्ता निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने बताया कि 1947 से लेकर 1967 ईस्वी तक एक छत्र साम्राज्य कांग्रेस का चलता था। विभिन्न राज्यों हो या फिर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें गठन होती थी और उस समय का प्रमुख कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था उसके अंडर पूरी कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से एकजुट थी, तो इसे कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया गया। 1967 तक विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन 1967 आते आते विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता निर्माण में की महत्वपूर्ण साझेदार बनी। 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ, यानी कि विभिन्न राज्यों में 1967 तक आते आते गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी, लेकिन इसके बाद भी केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बन पाई थी। इसका प्रमुख कारण भारत में समय समय पर क्षेत्रीय दलों का उद्भव रहा है, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उद्भव समय समय पर होता जाएगा और ऐसे ऐसे ये जो क्षेत्रीय दल होंगे वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बड़े बड़े जो राजनीतिक दल होंगे उनके साथ मिलकर सत्ता में साझेदार बनेंगे और इसके कारण गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। हालांकि प्रारंभ में क्षेत्रीय दलों के मध्य आपसी हितों के टकराव ने भारतीय राजनीति में अस्थिरता को उत्पन्न किया था। आप याद करिए, जब 1990 का दौर चल रहा था हमारे देश में, तो उस समय किस प्रकार से क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को अस्थिर करने का कार्य किया है। आप 1990 के दशक के बाद देखिएगा, अगर इसे दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो अगर आपने जुडिशियरी पढ़ा होगा या फिर हमने जब न्यायिक सक्रियता बताया होगा, तो उस समय न्यायिक सक्रियता के उद्भव का कारण भी देश में राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो 1990 का दशक का आप समय देखिए, तो उस समय से लेकर लगभग 1998 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनती है, उस समय तक कई सारे सरकारें वहां सत्ता में आती है और क्षेत्रीय दलों के कारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना भारत जैसे कंट्री को करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति की एक अस्थायी विशेषता बन जाती है। आप उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए वन, संप्रग वन का मतलब होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कि यूपीए जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो कांग्रेस के नेतृत्व में 2004 से लेकर 2009 ईस्वी तक यूपीए 1, 2009 से 2014 ईस्वी तक यूपीए 2 के नेतृत्व सरकार की बात हो तो यह भी गठबंधन की सरकार रही है। या फिर अगर भाजपा के नेतृत्व वाली देखा जाए तो राजग वन, राजा का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है। तो एनडीए 1, एनडीए 2 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो 1998 से 2004 तक की एनडीए की सरकार रही, या फिर 2014 से लेकर अभी तक की जो 14 से 19 और 19 से अब 24 का जो टेन्यूर होने वाला है, तो आप देखेंगे कि बेशक भारतीय जनता पार्टियां बहुमत में है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे क्षेत्रीय दल इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके गठबंधन में शामिल हैं। तो बेशक भारतीय राजनीति को अस्थिर करने का कार्य 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों ने या गठबंधन की राजनीति ने किया, लेकिन अब गठबंधन की राजनीति भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक अस्थायी विशेषता बन चुकी है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में तथा केंद्र में गठबंधन की सरकारें विद्यमान है। विभिन्न राज्यों का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंड में गठबंधन की सरकार विद्यमान है। आप बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, 2005 से लेकर 2005 से अगर देखें वर्तमान समय तक, तो किस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी है अभी शामिल, जेडीयू है, कई सारे दल इसमें शामिल है। वर्तमान समय में तो वीएचपी या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इसमें साझेदार है। तो आप झारखंड का एग्जाम्पल लीजिए, बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सरकार हैं जहां पर गठबंधन की सरकारें विद्यमान हैं और यह हमें इसे स्वीकार करना होगा कि गठबंधन की राजनीति जो है वह भारतीय राजनीति की एक अस्थायी विशेषता बन चुकी है और भारत में कभी भी समय पर इलेक्शन हो, कभी भी इलेक्शन हो, विभिन्न राज्यों का हो या फिर केंद्र का हो, गठबंधन की राजनीति प्रभावी रहती है। अब प्रश्न है कि आखिर गठबंधन की राजनीति प्रभावी होने के क्या कारण है? क्योंकि गठबंधन की राजनीति जो है इसने अपने साथ कई सारे सकारात्मक पक्षों को समाहित किया है, इसीलिए जो आज गठबंधन की राजनीति है एक प्रभावी कारक बन चुकी है भारतीय राजनीति की। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न
जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग राजनीति में आएँ। और अगर विभिन्न धर्म और जाति के लोग राजनीति में आएंगे तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है वह स्ट्रांग होगा, और विभिन्न धर्म और जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रीय दलों से संबंधित होंगे। धर्म के नाम पर कई सारे जाति का गठन, कई सारे राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। अब शिवसेना के गठन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसका गठन एक धर्म विशेष के नाम पर किया गया है। जाति के आधार पर कई सारे राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। आप आरजेडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बसपा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कई सारे ऐसे दल, ऐसे एसपी का ले सकते हैं। कई सारे ऐसे दल हैं जिनका गठन धर्म और जाति विशेष का आधार पर हुआ है, और वे जो राजनीतिक दल हैं समय समय पर विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार में अपने सत्ता का साझेदार बनी है। तो इसीलिए लोकतंत्र को मजबूती मिलती है गठबंधन की राजनीति से। दूसरी एक प्रमुख विशेषता है कि गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का एक साधन है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में लोकल स्तर के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसीलिए चूँकि लोकल लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो वे लोकल जो इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होंगे उनको वह सरकार में उठाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक। यह जरूरी है कि अगर विभिन्न जाति और धर्म के लोग गठबंधन की राजनीति में सत्ता साझेदार में सहायक होंगे तो उससे लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा, क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्रीय दल अगर मिलकर सरकार बनाएंगे तो वे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब वो बनाएंगे तो बेसिकली उसमें सामाजिक न्याय पर फोकस किया जाएगा। गरीबी हटाओ, बेरोजगारी को दूर करो, लोगों को रोजगार प्रदान करो, ये सब जो कारक होंगे वे गठबंधन की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उत्तरदायी सरकार का गठन होगा। हमेशा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, गठबंधन की राजनीति की एक विशेषता रही है, क्योंकि अगर कोई भी गठबंधन की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो पाती है तो विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, विभिन्न क्षेत्रीय दल जो सत्ता में साझेदार रहते हैं, वे सत्ता से अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। तो इसी डर से गठबंधन की राजनीति जो होती है वह जनता के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार का गठन करती है। विभिन्न राज्यों में संतुलित विकास होता है, क्योंकि अगर गठबंधन की राजनीति होगी तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपीए 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। यूपीए का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें बिहार से आरजेडी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। बिहार से आरजेडी यूपीए 1 में शामिल थी, तो यूपी से देखें तो एसपी का समर्थन मिला हुआ था यूपीए 1 को। यानी कि बिहार का जब मुद्दा आएगा तो आरजेडी प्रमुखता से मुद्दा उठाएगी, अगर यूपी का मुद्दा आएगा तो सपा यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वह उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। तो बिहार और यूपी सभी दलों, सभी राज्यों को वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, और अगर सभी राज्यों का इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, सभी राज्यों को समान महत्व दिया जाएगा, तो देश में एक संतुलित विकास की नींव रखी जा सकती है। और गठबंधन की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता रही है कि देश में विभिन्न राज्यों के मध्य संतुलित विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया है। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। अभी हमने डिस्कस किया कि गठबंधन सरकार के तहत जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य बनाया जाता है, तो उसमें जो जिन प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया जाता है वो होता है गरीबी दूर करो, बेरोजगारी को किस प्रकार दूर किया जाए, लोगों को किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, खाद्य सुरक्षा की इसमें बात की जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वह गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार के प्रमुख विशेषता होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। तो गठबंधन की राजनीति के कई सारे सकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष के साथ साथ गठबंधन की राजनीति के कई सारे नकारात्मक पक्ष भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नकारात्मक पक्ष है वह है प्रधानमंत्री की कमज़ोर भूमिका। आप जानते हैं कि अगर गठबंधन की राजनीति होगी, गठबंधन की सरकार सत्तारूढ़ होगा, तो प्रधानमंत्री जो कि कैबिनेट का प्रमुख होता है, लोकसभा में अपने दल का नेता होता है, वह एक कमज़ोर भूमिका का निर्वहन करता है, कमज़ोर भूमिका में आ जाता है। जब भी किसी भी विषय वस्तु पर उसे डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन लेने के पहले उसे विभिन्न क्षेत्रीय दल सरकार में शामिल होंगे, उन क्षेत्रीय दलों से उसे परामर्श लेना होगा। और अगर प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व अगर खुद से निर्णय नहीं ले पाता है किसी भी डिसीजन पर, जिसके पास देश की वास्तव में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, देश की वास्तव में जिसके पास सत्ता होती है, अगर वही क्षेत्रीय दलों से परामर्श लेकर सत्ता का संचालन करेगा तो यह स्वाभाविक है कि इससे प्रधानमंत्री की कमजोर भूमिका का प्रदर्शन होगा।
अगला है राजनीति का स्थिरता। हमने बताया कि 1990 से लेकर 2000 तक का आप दशक का एग्जाम्पल लीजिए या फिर वर्तमान समय में कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसने गठबंधन की राजनीति का स्थिरता को जन्म दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो कर्नाटक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ कुछ वर्ष पहले जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में 3 प्रमुख पार्टी थी। वहाँ पर एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी और एक देवगौड़ा की जो पार्टी थी वह थी जनता दल सेकुलर। तो कर्नाटक जब पहली बार सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस और एचडी देवगौड़ा के जो पार्टी थी उन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इस पार्टी ने उससे समर्थन वापस ले लिया और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो कांग्रेस की सरकार थी वह वहाँ पर गिर गई। कुमार स्वामी उस समय मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो यह सरकार गिर गई। अब क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो सरकारें 5 वर्ष चलनी चाहिए थी वह सरकार सिर्फ 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरी कर पाई और वह सरकार गिर गई। तो इस तरह से राजनीति का स्थिरता को जन्म मिला। एक और एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। हालिया उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र का ले सकते हैं जहां पर गठबंधन की राजनीति विद्यमान है। महाराष्ट्र की सरकार में 3 प्रमुख दल वहां पर सरकार गठन में हिस्सेदारी हैं, एक कांग्रेस है, एक एनसीपी है और एक शिवसेना है। वहां पर आए दिन विभिन्न दलों की चिंता रहती है, खास करके कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को, कि कभी उनके विधायक पाला न बदलने और सरकार गिर न जाए। तो चूंकि अगर वहां पर बहुमत की सरकार होती, अगर वहां पर मेजोरिटी किसी भी एक दल को प्राप्त होता तो यह डर नहीं होता और किसी भी प्रकार के डिसीजन वे बेहिचक ले सकते थे। लेकिन अब अगर वहां के मुख्यमंत्री को डिसीजन लेना होगा तो इन सभी प्रमुख दलों के साथ उससे पहले विचार विमर्श करना पड़ता है। तो इस प्रकार से गठबंधन की राजनीति ने राजनीति का स्थिरता को उत्पन्न करने का कार्य किया है। अगली एक प्रमुख नकारात्मक पक्ष जो है वह है संघवाद को चुनौती मिलती है। संघवाद को कैसे चुनौती मिलेगी, तो गठबंधन की राजनीति में कई सारे क्षेत्रीय दल ऐसे इमर्ज करते हैं जिनका गठन ही जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर कई सारे दलों का उदय होता है। और अगर भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, भाषा और एक क्षेत्र विशेष को आप महत्व देंगे तो कहीं ना कहीं देश की जो एकता और अखंडता है, देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना है वह विखंडित होगी और संघवाद को एक चुनौती मिलेगी। राष्ट्रीय हित प्रभावी होंगे। हमने बताया कि डिसीजन मेकिंग के समय आप क्षेत्रीय दलों से अगर आप विचार विमर्श करेंगे, जो कि क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बेशक वहां पर जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा वह प्रभावित होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, अगर किसी भी मान लेते हैं कि यूपीए की सरकार थी एक समय, तो यूपीए ने अगर श्रीलंका के साथ किसी भी संबंध को, श्रीलंका के साथ विदेश नीति को संचालित करना होता था तो उसे पहले तमिलनाडु के जो प्रमुख पार्टियां थी, डीएमके या फिर एआईडीएमके, इनके साथ उसे विचार विमर्श करना पड़ता था। और ये राजनीतिक दल अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार, अपने हित के अनुसार इन्हें परामर्श देते थे कि आप इनके साथ इस प्रकार के विदेशी नीति का संचालन कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित प्रभावित होती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप बंगाल को देखें तो भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध बनाने में, भारत और बांग्लादेश के साथ अगर आप संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बंगाल एक प्रमुख फैक्टर आता है। ठीक है, बंगाल प्रमुख फैक्टर होता है। तो अगर यूपीए के नेतृत्व में सरकार थी तो उस समय टीएमसी जो अभी बंगाल में सत्तारूढ़ है, वह टीएमसी निर्णय लेने में बाधित करती थी यूपीए को, अपना पक्ष उसे रखती थी और अपने हित को साधने की कोशिश करती थी और यह भी धमकी देती थी कि अगर हमारे हित वहाँ पर प्रभावित हुए तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और चूंकि कांग्रेस सरकार गठबंधन की सरकार थी, सरकार गिरने का डर था, अतः उसे टीएमसी की बातों को मानना पड़ता था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ टीएमसी और डीएमके की चर्चा नहीं है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से गठबंधन की राजनीति के सभी नकारात्मक पक्ष हुए। अब प्रश्न है कि क्या गठबंधन की राजनीति विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो बेशक गठबंधन की राजनीति विकास प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से प्रभावित रही है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि हाँ, निस्संदेह गठबंधन की राजनीति ने विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। कई सारे राजनीतिक दल, जब नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो कई सारे जो क्षेत्रीय दल होते हैं वह क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए वह गठबंधन की सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी राजनीतिक दल होते हैं जो क्षेत्रीय हितों के बजाय राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देते हैं, जिन्होंने विकास जैसे कार्य को महत्वपूर्ण फोकस किया है और जिसके कारण विकास की गति को भी तीव्र देखने को मिली है। तो निस्संदेह गठबंधन की राजनीति ने विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है, वहीं विकास की प्रक्रिया को एक मजबूती प्रदान भी की है। सरकार में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ हमने बिहार का एग्जाम्पल दे दिया कि किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति ने बिहार के विकास प्रक्रिया को मजबूत करने का कार्य किया है। बिहार में एग्जाम्पल से 2005 ईस्वी से लेकर अभी तक एनडीए के नेतृत्व में सरकारें चल रही है। बीच में अगर 1 से 2 वर्ष का समय को छोड़ दिया जाए तो उस समय से तो इस एनडीए की सरकार ने, गठबंधन की सरकार है जो कि जिसने विकास प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगातार पिछले 11-12 वर्षों से बिहार देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास गति प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। तो गठबंधन की सरकार के कारण भी यह संभव हुआ है। गठबंधन की सरकार जहां पर होगी वह समावेशी विकास, समतामूलक समाज, न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी, क्योंकि हमने बताया कि गठबंधन की राजनीति गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार, लोगों को खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबों पर फोकस करती है और इससे निस्संदेह न्यायपूर्ण व समतामूलक समाज की स्थापना होगी। फिर भी गठबंधन की राजनीति को अगर विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाए तो कई संदर्भों में इसे देखा जा सकता है। पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। गठबंधन की राजनीति के दौरान जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन किया जाता है तो मेन फोकस हमने बता दिया कि गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उन सबों की आपूर्ति होती है। और अगर इन सभी चीज़ों की आपूर्ति होगी तो निस्संदेह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी जो कि विकास की प्रक्रिया को तीव्र करेगी। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बना रहेगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय दल राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वे केंद्र में सरकार के साझेदार होंगे। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी संघवाद का मतलब होता है जब केंद्र प्लस राज्य सरकार मिलकर किसी दिशा में कार्य करेगी तो वह सहकारी संघवाद कहलाएगी। और चूंकि गठबंधन की राजनीति में विभिन्न क्षेत्रीय दल केंद्र में सत्तारूढ़ होते हैं, विभिन्न क्षेत्रीय दल जो होते हैं केंद्र में सत्ता के साझेदार होते हैं, तो इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। समतामूलक समाज, न्यायपूर्ण समाज हमने बता दिया, यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से आपका जुड़ेगा। उच्च विकास दर, हमने अभी बताया कि अगर कोई भी गठबंधन की सरकार होगी तो उसका मेन फोकस जो होगा वह डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि अगर विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित नहीं करेंगे तो गठबंधन में अन्य जो हमारे साथी दल हैं वे सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार गिरने का उन्हें डर रहता है। तो सरकार को गिरने से बचाए रखने के लिए वे उच्च विकास दर को बढ़ावा देते हैं और इसे प्राथमिकता देते हैं। राजनीति की स्थिरता भी देखने को मिलती है। हमने कई सारे एग्जाम्पल दिया, चूँकि सारे जो चुनाव के बाद जब गठबंधन का निर्माण किया जाता है तो सभी राजनीतिक दल जो होंगे वे मिलकर आपस में बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और इसके तहत कौन कौन से कार्य को आगामी 5 वर्षों के दौरान लागू करेंगे उस पर फोकस किया जाता है। तो इससे राजनीति का स्थिरता भी होगी। महंगाई पर नियंत्रण, ये ठीक उसी प्रकार से है, उच्च विकास दर से यह संबंधित है। क्योंकि अगर महंगाई दर को नियंत्रित करने में सरकार विफल रहती है तो उसे डर रहेगा कि कोई भी क्षेत्रीय दल सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा सकती है। तो इसीलिए विकास दर, महंगाई पर नियंत्रण, समतामूलक समाज, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा गठबंधन की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है और ये सभी मिलकर विकास की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। तो गठबंधन की राजनीति न सिर्फ विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है बल्कि कई सारे हमने जगहों पर देखा, आप UPA 1 की बात कर लीजिए या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकारें चल रही थी तो भारत की जो विकास दर थी बहुत अधिक रही है भारत की विकास दर। तो चूंकि उस समय गठबंधन की सरकार ही विद्यमान थी तो हम कह सकते हैं कि उच्च विकास दर को बनाए रखने में, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में, गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में, लोगों को रोजगार प्रदान करने में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में गठबंधन की सरकार और विकास प्रक्रिया के साथ मिलकर कार्य करती है। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम दोनों विद्यमान हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति ने भारतीय समाज के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में विकास प्रक्रिया को मजबूत करने में गठबंधन राजनीति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा मॉडल आंसर गठबंधन की राजनीति से संबंधित रहा है वह फिनिश हुआ है। अगर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है उस आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मेंस आंसर राइटिंग वहां पर आपको प्रदान की जाएगी और इसके बाद आप आंसर लिखकर व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको चेक किया जाएगा, आपको रिव्यू किया जाएगा और फिर आपको मॉडल आंसर प्रदान किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।